हाय गाइस, मैं चंदा सावन फिर आज आपके सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट सेकंड की ओर शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में और उससे इनिशियल स्टेज के बारे में। आज के वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेकंड पार्ट, उनकी कमिटीज के बारे में और साथ साथ कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि पेपर के क्लास के एंड तक हम जब पूरी क्लास को कवर कर चुके होंगे तो वीडियो के लास्ट तक आते आते हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट सेकंड की ओर और हम बात करेंगे संविधान सभा के। संविधान सभा के बारे में जहां हमने बातचीत शुरू की थी कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया और भारत की संविधान सभा की स्थापना के लिए अपने प्रस्ताव को रखा। संविधान सभा की स्थापना नवंबर में की जानी थी, लेकिन मुस्लिम लीग से चल रहे मतभेद के कारण इसकी स्थापना नवंबर 1946 में नहीं की गई। ऑफिशियली 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। शुरुआती तौर पर 389 मेंबर्स संविधान सभा में शामिल हुए जो कई अलग अलग तरीके से आए थे, जिसमें से 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंसेस से, 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से और 4 सदस्य कमिश्नरियों से लाए गए। इसके अलावा समय के साथ साथ सदस्यताओं में कमी भी आती गई। भारत की आजादी के बाद ही भारत का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तानी क्षेत्र के सदस्य भारत छोड़कर चले गए। सदस्य संख्या 389 से गिरकर 299 तक आ गई। इसके बाद जब तक संविधान सभा का कार्य पूरा होता, यानी कि संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा में केवल 284 मेंबर्स रह गए थे। इसके अलावा हमने बातचीत की थी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की दौरान, जिसमें पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका बैठक का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा 2 दिन बाद बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। साथ ही साथ एक वाइस प्रेसिडेंट, आपको नाम याद होगा, वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी एससी मुखर्जी को बनाया गया। 11 दिसंबर तक संविधान सभा की बैठकें हो शुरू हो चुकी थी। अब जरूरी हो गया था कि भारत की संविधान सभा को आखिर किस तरह के संविधान का निर्माण करना होगा। मौजूदा तौर पे कई तरह के अलग अलग संविधान भी थे और उस रूप में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल हो या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल हो, यूएसएसआर का हो, साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत जरूरी था कि हमारे संविधान में किन बातों को ध्यान में रखा जाए और ये संविधान सभा किस संविधान का निर्माण करे और कैसे संविधान का निर्माण करे। विश्व के 7वें बड़े राष्ट्र के रूप में और उस समय भी एक मोस्ट पॉपुलेट नेशन के रूप में जो भारत उभरा था, जिसमें अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म के लोग शामिल थे और एक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जो संघर्ष हमने यहाँ पर किया था, जो भारत अब मिला था, उसकी स्थापना होनी थी। तो आगे चलते हैं हम संविधान सभा की उस बैठक की ओर जो 13 दिसंबर 1946 के बाद पंडित नेहरू के प्रस्ताव के बाद शुरू रही। पंडित नेहरू के दिए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो आज संविधान में प्रियम्बल के रूप में, प्रस्तावना के रूप में शामिल है, उन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अलग अलग कमिटीज का निर्माण किया गया। मोर देन 13 कमिटीज और उसके साथ साथ सब कमिटीज का भी निर्माण हुआ, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही कमिटीज के नाम लेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो चर्चा शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, संवैधानिक समितियां। पेपर में इससे कई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इसको प्रॉपर्ली तैयार रखिएगा। ये वो कमिटीज है जो पेपर में कई बार पूछी जाती है, तो हम इंपॉर्टेंट कमेटी का नाम लिख रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इट्स यूनियन पावर कमिटी, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी। इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इंपॉर्टेंट ये अनुरोध था कि यूनियन यानी कि सेंटर के पास कौन कौन सी शक्ति होगी, डिफेंस हो या फॉरेन रिलेशनशिप हो, ये सारी चीजें जो सेंटर के पास पावर है उसकी कंसर्न में इनको बात की गई थी। सेकेंड इज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, संघ संविधान समिति। मैं हिंदी बोल देता हूं, साथ साथ लिखते रहिएगा। सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। आप साथ साथ लिखते रहिएगा, अपनी कॉपी अगर आप तैयार रखें, आप प्रॉपर्ली देखें।
यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी संघ संविधान समिति अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अगेन। थर्ड वाज द इंपॉर्टेंट वन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संवैधानिक समितियां या प्रांतीय संविधान समिति। अब बेसिकली ये है, यूनियन का मतलब आज के दौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट से और प्रोविंशियल का मतलब आज के दौर पर स्टेट से माना जाएगा। तो यूनियन पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये बात हुई कि सेंटर के पास संवैधानिक तौर से क्या शक्ति होंगी, तो स्टेट के पास संवैधानिक तौर से क्या क्या शक्तियां होंगी, इसकी चर्चा और इसको डिफाइन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथियों ने। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सरदार पटेल। इसके अलावा सरदार पटेल के पास एक और कार्य था, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में साथ साथ मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, और ये कार्य भी सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप लिख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और सरदार पटेल, यू कैन साइट इट। सरदार पटेल जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसके अलावा एक सब कमेटी है जो फंडामेंटल राइट से जुड़ी है, जो इंपॉर्टेंट भी है, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, और यह काम सौंपा गया जेबी कृपलानी को। इसके अलावा माइनॉरिटीज सब कमेटी, अल्पसंख्यक सब उप समिति, माइनॉरिटीज सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। साथ साथ हम एक और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, फ्लैग कमेटी, पेपर कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है, झंडा समिति, जेबी कृपलानी, अगेन जीवित राम भगवान दास कृपलानी। अब फ्लैग कमेटी को लेकर एक कई किताबों में नाम पंडित नेहरू का भी मिल जाएगा, लेकिन डू रिमेंबर वो एडहॉक कमेटी के रूप में होगा। यहाँ पर एडहॉक, वहां पर एडहॉक फ्लैग कमेटी होगा, लेकिन ये है फ्लैग कमेटी झंडा समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंधन समिति, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं स्टीयरिंग कमेटी, STEERING, स्टीयरिंग कमेटी, प्रबंधन समिति, प्रबंधन समिति, स्टीयरिंग कमेटी। और स्टीयरिंग का मतलब जैसे कार को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग की जाती है, तो पूरी संविधान सभा को जो स्टीयरिंग कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आप उसे नियंत्रण कह सकते हैं, आप प्रबंधन कह सकते हैं। इसके अध्यक्ष थे आपके, प्रॉपर्ली स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कमेटी की बात करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, संवैधानिक सलाहकार समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी, संवैधानिक सलाहकार समिति, और इसके अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर B.N. राव, डॉक्टर B.N. राव, R.A.U. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये है 10 इंपॉर्टेंट कमेटी जो आपको बहुत जरूरी है जानना। हाँ, मैं जानता हूं आप एक कमेटी के बारे में सोच रहे होंगे, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इन समितियों के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी का काम था कि वो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
पूरे भारत के अधीन भारत के पास कौन कौन सी शक्ति होंगी जो ब्रिटिश सरकार से हमें ट्रांसफर हुई है। तो पूरे सेंटर के पास, पूरे भारत के पास जो शक्ति होंगी वो पंडित नेहरू को उस पर चर्चा करेंगे कौन कौन सी शक्ति सेंटर के पास होनी चाहिए। संवैधानिक तौर से संघ के पास, केंद्र के पास कौन कौन सी शक्ति होंगी, जिसमें राष्ट्रपति पद की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज की बात हो, तो उस विषय में यहां पर बात की गई। प्रोविंशियल लेवल, जैसे आज हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, प्रांतीय स्तर पर स्टेट लेवल के जो रीजन्स हैं उन लोगों के पास क्या शक्ति हो। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उन्हें गवर्नरशिप मिलती है, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होती है, आप कहते हैं राज्य सरकार है। तो इस विषय में सरदार पटेल ने चर्चा करी। इन सब ये तो हो गया आपका सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन। अब थी जनता के अधिकारों की बात, तो फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इन लोगों के विषय में बात की सरदार पटेल और उनके साथ सहयोगी साथियों ने। कमेटी में डिस्कशन रहा, डिबेट हुए, डिबेट के दौरान बताया गया कि भारतीय जनता के अधिकारों में शामिल कौन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इस फंडामेंटल राइट्स में थी, राजकुमारी अमृत कौर। शी स्ट्रांगली वर्कड हार्ड एंड उन्होंने वीमेंस राइट पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज सब कमेटी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, अल्पसंख्यक उप समिति, झंडा समिति जेबी कृपलानी वंस अगेन, मैनेजमेंट कमेटी के एम मुंशी, स्टीयरिंग कमेटी प्रबंधन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी कमेटी संवैधानिक सलाहकार समिति। अब हम बात करते हैं दूसरी कमेटी की ओर जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति में एक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम प्रारूप समिति के नाम से भी जानते हैं। प्रारूप समिति, भारत की आजादी के ठीक 2 हफ्ते बाद इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, टोटल 7 मेंबर्स, जिसमें पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। BR अंबेडकर की फुल फॉर्म भीमराव रामजी अंबेडकर। इसे भीमराव अंबेडकर ना समझे, सिर्फ भीमराव रामजी अंबेडकर। ही वॉज द हेड ऑफ दिस कमिटी, या आप उसे प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, इस समिति के अध्यक्ष थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें भारतीय संविधान का जन्मदाता माना जाता है। भीमराव अंबेडकर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। उनकी लेबर के लिए, उनकी स्ट्रगल के लिए, उनकी मेहनत की वजह से संविधान निर्माताओं ने भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब को भारतीय संविधान का जन्मदाता माना। इसके अलावा जो अन्य व्यक्ति इसमें शामिल थी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर। द थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाज अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फोर्थ पर्सन वाज सैयद मोहम्मद साउदुल्ला। सैयद मोहम्मद साउदुल्ला। फिफ्थ पर्सन वाज कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। सिक्स पर्सन वाज एन माधवराव। माधवराव जो हैं, उन्होंने BL मित्रा को या मित्र को रिप्लेस किया था। BL मित्र, और कई किताबों में से मित्रा भी बोलेंगे, तो BL मित्रा या बेल मित्र, उनको रिप्लेस किया था। लास्ट वाज TT कृष्णमाचारी। और इन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को। DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई थी और इनकी मृत्यु के बाद ये इस जगह पे शामिल हुए थे। तो दीज वर द 7 पीपल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया और भारत के संविधान का निर्माण किया। संवैधानिक निर्माण में इनकी इंपॉर्टेंस मानी जाती है और इस समिति के अध्यक्ष होने के नाते और इनकी इंपॉर्टेंट रोल और इनके कर्तव्य, उनके स्ट्रगल को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता इन्हें भारतीय संविधान के जन्मदाता के रूप में भी मानते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अब हम बात करते हैं कि अंबेडकर के बाद जो कमिटीज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर है, जो पेपर से रिलेटेड बहुत जरूरी है, इसे आगे की ओर देखते हैं। हम पॉइंट करते हैं अगले पॉइंट की ओर।
तो आगे बात करते हैं हम संविधान सभा में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी से और देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि संविधान के निर्माण में जो 6 दिसंबर 1946 से स्थापना हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक शुरू हुई थी। पहली बैठक से लेकर आखिर सेकंड लास्ट बैठक जिसे आप कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। सो 2 years 11 month 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन। सो इतनी लंबी यात्रा के दौरान संविधान के निर्माण में लगभग टोटल मीटिंग कितनी बैठकें हुई? टोटल मीटिंग हुई थी 114 बैठकें और टोटल सेशन कुल सत्र कितने हुए थे? 11 सत्र। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 165 मीटिंग भी मिलती है, पर दैट वाज कुछ मीटिंग्स में नहीं हुई थी, दैट वाज शेड्यूल। 114 विल बी डिफाइंड एज। सो 11 सत्रों और 114 बैठक, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ऐसे में 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो कई लोगों का यह मानना था कि भारतीय संविधान को अब लागू कर देना चाहिए। इसमें कई लोगों की अपनी तरफ से मांग हुई कि अगर भारत का संविधान बन चुका है तो अब ज्यादा देर नहीं रुका जाए और संविधान को लागू किया जाए। लेकिन संविधान निर्माता को यह मानना था कि हम उस तिथि को संविधान को लागू करेंगे जिस दिन भारतीय संघर्ष निर्माताओं ने या भारतीय संघर्ष कार्यकर्ताओं ने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान 26 जनवरी 1930 को जो शपथ ली थी भारत की पूर्ण आजादी की, उसी दिन को 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया जाएगा। बट नाउ 26 नवंबर के दिन संविधान के कुछ हिस्से को लागू किया गया। पार्शियल implementation of the Constitution of India। इस दिन भारत के संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था एंड दिस इज ऑल्सो टू बी ओनली 16 आर्टिकल्स, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। वो कौन कौन से थे? वो थे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कट। नहीं, कुछ मत करना, आई एम जस्ट डूइंग वेल। बाबा यहां से देखना है, नंबर पहले दोबारा लिखने बस। वो थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 367, 367, आर्टिकल 379, 380 and 388, आर्टिकल 391, 392, 393, 394, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आर्टिकल 394 ही कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394 ये कहता है कि अनुच्छेद 394 और बाकी इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 में लागू किया गया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी बचा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 394 ये खुद कहता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की शुरुआत, उसके लागू करने की कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 394 ने कहा कि ये अनुच्छेदों को मिलाकर और 394 को भी मिलाकर ये सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, लेकिन पूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसे में 26 जनवरी 1950 को ही कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए। 26 जनवरी 1950 को ही कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए। सो इसे हम कहते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की लागू करने की तिथि। ठीक है, तो संविधान का बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार
हो चुका था। लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। तो संविधान के लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950, जबकि उसके बनने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ये मैं नहीं कहता, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 394 पे लिखा है, आप इसे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके पढ़िएगा। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान फुल्ली इंप्लीमेंटेड, पूर्ण रूप से लागू किया गया, फुल्ली इंप्लीमेंटेड, इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इस दिन को आज हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रिपब्लिक डे। और जिस दिन संविधान बनके तैयार हुआ था, उस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे। डू रिमेंबर, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के साथ साथ नेशनल लॉ डे, राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। तो मोर इंपोर्टेंटली अब इसकी सेलिब्रेशन किया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस, और 26 जनवरी को 1950 से जो मना रहे हैं रिपब्लिक डे के रूप में से मनाया जा रहा है। सो दीज आर द फैक्ट्स विच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन पूछता है। हम जाने से पहले कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पेपर पर्सपेक्टिव। एक फैक्ट तो हम ये पढ़ चुके हैं, संविधान के निर्माण में टोटल कितने लोग शामिल हुए थे? शुरुआत में 389 और बाद में 284। लेकिन ऐसे में पेपर अगर पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने लोग शामिल थे? 389। भारतीय संविधान का निर्माण कितने लोगों ने किया? 284। 284 सदस्यों में कितनी महिलाएं थी? हाउ मेनी women were also participated, और how many women did participated in the constitution making? कितनी महिलाओं ने संविधान के निर्माण में भाग लिया था? That were the total 15 women participated. 15 महिलाओं ने 15 women participated in constitution making. 15 महिलाओं ने संविधान के निर्माण में भाग लिया। कुछ नाम हम ऐसे ही बता देते हैं, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, या फिर आपकी थी दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ साथ ये 4-5 जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान के निर्माण में अपनी प्रतिभागिता निभाई, संविधान में निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इसके अलावा संविधान निर्माण में जो शुरुआती तौर पर 389 भारत की आजादी के बाद 299 और कार्य पूरा होते होते 284 रह गए थे। संविधान कार्य के दौरान कुछ सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी भी थी। उनमें से 2 के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। एक तो नाम जो पेपर पूछ लेता है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने राजनीतिक कारणों से संविधान सभा की सदस्यता छोड़ी, और दूसरे थे आपके तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण से, हेल्थ के कारण से सदस्यता छोड़ दी थी। सो दे रिजेक्टेड और rejected the membership, और you can say give up, you can say इन लोगों ने इस सदस्यता छोड़ दी, ठीक है। सो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत के निर्माण में कितनी सारी रियासतों ने भाग लिया? भारत के निर्माण में लगभग 552 रियासतें शामिल हुई, 552 प्रिंसली स्टेट, इतनी रियासतों को शामिल किया गया था, ठीक है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो टोटल 565 थी। 565 में से 13 पाकिस्तानी क्षेत्र में गई या पाकिस्तानी राज्य को ज्वाइन किया, 549 ने इंडिया का ज्वाइन किया, और 3 रियासतें जिसमें हैदराबाद 549 पहली से एडमिटेड हो गई थी, और बाद में 3 रियासतें जो बाद में आई थी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है हैदराबाद, जूनागढ़, और तीसरी कश्मीर, और कश्मीर जिसे आप जम्मू कश्मीर भी कह लो। ये 3 रियासतें बाद में शामिल हुई थी जिन्हें शामिल किया गया। बट इन टोटलिटी अगर हम सबको संविधान के निर्माण की तारीख से पहले देखते हैं 26 जनवरी 1950 तक, तो भारत में 552 रियासतें थी जो भारत में शामिल हुई, और उनके साथ साथ
राज्य के रूप में भी कई राज्य इसमें शामिल रहे। तो ये सब संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं के दौरान रहा। ये थोड़ा संविधान से बाहर है, लेकिन अगर फैक्ट में आ गया है तो इसे मेमोराइज रखिएगा, पेपर का पार्ट रहेगा। कौन कौन सी रियासतें हैं? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। सो दीज आर द फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। नाउ हम एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं, इस पेपर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हम अगले लेक्चर को आएंगे जो 2-3 के बाद मिलेगा, या जैसे जैसे हम क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि 21 सितंबर से मेरी जो क्लास शुरू हुई है, उस क्लासेस में आप कब आराम से आ सकते हैं। उस क्लास के दौरान आप अपनी फ्री फॉर्म में एडमिशन ले सकते हैं। वो क्लासेस जो हमारे स्पेशल लाइफ के रूप में हैं लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लगातार डिले होते हैं, 2 या 3 दिन के बाद आता है। हम तैयारी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन शाम को 7 बजे जो 31 सितंबर से क्लास स्टार्ट रही है, उस क्लास में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें आपसे कोई चार्जेबल नहीं है। केवल 99 रुपीज हम एड रजिस्ट्रेशन के रूप में रख रहे हैं, सो डैट हमारे पास केवल एक डेडिकेटेड और जेन्युइन स्टूडेंट ही रहे। आई ऑलवेज लव टू द ऑल पीपल जिन्होंने साथ साथ हमने पढ़ाई की है और हमारा साथ दिया है, या हम उनके साथ रहे हैं। आप क्लासेस कंटिन्यू करते रहिएगा, शाम को क्लास में अटेंड करते रहिएगा, वहां आपकी क्लासेस चलती रहेंगे और उसी इंटरेक्शन के दौरान जब हमें पता चलेगा कि और भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो उसे भी बिल्डअप किया जाएगा। सो साथ बने रहिएगा हमारे साथ अगली क्लासेस की ओर। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, दैट वी कॉल प्रीएम्बल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रीएम्बल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने के लिए होता है। प्रस्तावना वो आधार है जिसके आधार वो बेस है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माताओं को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, तो उसी मुद्दे पर ध्यान रखकर भारत के संविधान को बनाया गया। हम उसी उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा डिटेल में करेंगे, जहां भारतीय संविधान के मूल ढांचे की भी चर्चा रही है, उससे जुड़ा हुआ केशवानंद भारती केस, उससे जुड़ा हुए अन्य केसेस जैसे अभी हाल ही में बाबरी मस्जिद का केस रहा। तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास की ओर, जहां हमारा डिस्कशन रहेगा प्रीएम्बल, प्रस्तावना की ओर। टिल देन टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आपको अगली क्लासेस की ओर। धन्यवाद।